हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं कहती हूँ ना कि मेरी हेलो रिकॉर्ड नहीं करता पता नहीं माइक, इसलिए वापस से बोलती हूँ हेलो एंड गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। स्पेसिफिकली इस तरह के क्वेश्चंस में कमेंट कैसे करना है वो प्रॉब्लम बन जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर पीएम में चैप्टर नंबर 13, 14, 15 परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले पोर्शन की बात करें, जो क्वेश्चन अभी मैं कराने वाली हूँ उसी तरह के क्वेश्चंस पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट से लगातार आ रहे हैं। यानी कि बैलेंस स्कोर कार्ड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट, इनके ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने में जो समझनी है वो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। और उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से आपको निट टुगेदर करके एग्जामिनर को आंसर प्रेजेंट करना है। तो मैं एक पूरा क्वेश्चन आपके सामने अभी सॉल्व करूँगी। उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, हमें चाहे वो वैल्यू फॉर मनी हो, चाहे वो बिल्डिंग ब्लॉक हो, चाहे वो बैलेंस स्कोर कार्ड हो, इनके कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, केस से लिंक कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना चालू करती हूँ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का बैकग्राउंड भी पता हो अलोंग विद हाउ टू डू इट। ओके, चलते हैं जी। चलिए, सबसे पहले मैं आती हूँ वायलैंड नाम के क्वेश्चन पे। ये सितंबर दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, यानी कि काफी लेटेस्ट सही है। The government of Thailand is trying to reduce spending on public services as a part of its effort to reduce the country's overall budget deficit. एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चन का जो भी इंफॉर्मेशन पैटर्न होता है या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो काम आता ही आता है आपके आंसर राइटिंग में। यानी मान के चलो कि क्वेश्चन ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो कहीं ना कहीं तो काम आएगी। सबसे पहली बात यहाँ पे बात हो रही है, वायलैंड की गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि हम पब्लिक सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा होता है उसको कर्टेल करने की कोशिश करें, क्योंकि बजट डेफिसिट में चल रहा है। तो सिंपल फंडा इसका ये समझो, जब भी कोई सरकार बजट बनाती है तो बजट में खर्चे और रेवेन्यू दोनों कंसिडर करती है। अब सिचुएशन ऐसी लग रही है कि यहाँ पे बजट में खर्चे ज्यादा हैं, इनकम्स कम है, तो ये लोग कॉस्ट कटिंग मोड पे है। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी पब्लिक सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च होता है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि जो बजट का डेफिसिट है वो भी कम हो जाए। As a result, the government has announced plans to reduce the total budget for Thailand's police forces by 3% for the year ended 30th June. मैं इसको 2018 रीड करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में आसानी हो। सो 2018 में जो भी पुलिस फोर्सेस के ऊपर बजट तय करना था, उसमें 3% का रिडक्शन करना चाह रहे हैं अब ये लोग। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब भी किसी चेंज की बात होगी ना, उस चेंज के इंपैक्ट को आपको जरूर से कंसीडर करना है। यहाँ पे क्या चेंज लाना चाह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस फोर्सेस का जो भी टोटल बजट है उस पर 3% की कमी ले आते हैं। उससे हमारा जो बजट डेफिसिट है वो कुछ हद तक तो कम होगा ना। तो ये क्या चेंज ला रहे हैं? पुलिस फोर्सेस पे खर्च होने वाले पैसे को कम करना चाह रहे हैं। इस चीज पे आपको जरूर से बात करनी है आंसर में, पक्का वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं रेफरेंस देगा ही देगा। आगे बढ़ते हैं। The chief police officer, the most senior police officer in Thailand, has reacted angrily to this announcement. हमारे यहाँ पे पुलिस कमिश्नर होते हैं, यहाँ पे वायलैंड में चीफ पुलिस ऑफिसर नाम का सबसे सीनियर ऑफिशियल है पुलिस फोर्स का, और इसको गुस्सा आ गया सुन के। ही इज रियली एंग्री कि ये जो अनाउंसमेंट आपने 3% पुलिस फोर्सेस पे खर्चा कम करने वाली जो अनाउंसमेंट करी है, इस पे उसको गुस्सा भी आया और इसने उसके ऊपर अब रिएक्शन भी देना है। क्या रिएक्शन देना है? They have stated, means the chief police officer has stated, that funding cuts like this will inevitably lead to a reduction in the number of police officers and a reduction in the level of service that the police forces across the country can provide. यानी ये जो आप कॉस्ट कर्टेल करने की बात कर रहे हैं, इससे क्या नतीजा निकलेगा? सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स रिड्यूस हो जाएंगे। जहां बहुत लोग पुलिस में चाहते हैं कि भी मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, अब वो नहीं चाहेंगे, बिकॉज दी सैलरीज विल गो डाउन।
तो सबसे पहला तो नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स में कमी आएगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि ऑलरेडी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो रेजिग्नेशन दे के नौकरी छोड़ दें, बिकॉज इन अ लोअर सैलरी दे विल ऑब्वियसली फील डिमोटिवेटेड। और दूसरा, उनकी जो लेवल ऑफ सर्विस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। देखो, ये तो तय बात है कि बहुत हद तक जो सैलरीज होती हैं दे आर अ मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉइज। अब अगर किसी भी हम पुलिस ऑफिसर की बात करें तो ये उसके लिए भी तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है ना। अब आप सडनली बोल रहे हो कि भाई उसकी तनख्वाह हम कम कर देंगे, इसका मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको ये बोल रहे हो कि भैया तुम्हारे पास जो पैसे आया करते थे वो अब कम आने वाले हैं। वो क्यों इतनी मेहनत करेगा भाई जितनी पहले कर रहा था? यानी लेवल ऑफ सर्विस तो इम्पैक्ट होगी। तो इम्पैक्ट यहाँ पे पुलिस के हेड ने, चीफ ने क्या बोला? नंबर वन, आपके पुलिस ऑफिसर्स कम हो जाएंगे। नंबर टू, उनकी लेवल ऑफ सर्विस वो भी रिड्यूस होगी यानी गिरेगी। तो मैं इन दोनों चीजों को ना एक बार लिखती हूं ताकि मेरे पास थोड़ा सा कोई चीज रिटेन रह सके। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है 3% का, इट विल लीड टू रिडक्शन इन पुलिस कॉस्ट। पुलिस कॉस्ट को मैं ऐसा ले रही हूँ कि इनकी जो भी कॉस्ट आया करती थी उसमें कमी करने से क्या होगा? इसका will lead to, what will it lead to? Number one, reduction in police officers. दूसरा, reduction in the level of service which they used to give, in the in their level of which the police officers used to give earlier. तो सीधी सी बात है यार, बात देखो गलत भी नहीं है। तो जो चीफ बोल रहे हैं काफी हद तक सही बात है। आगे बढ़ते हैं अपन। Now, police forces in Thailand are organized on a regional basis। मतलब रीजन टू रीजन, ये अपने इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि स्टेट पुलिस अलग होती है, तो यहाँ पे भी यही है। पुलिस फोर्सेस वायलैंड में रीजनल बेसिस पे ऑर्गेनाइज की गई है, यानी इस रीजन की ये पुलिस है, इस रीजन की ये पुलिस है। एक सेंट्रल पुलिस नहीं होती है जो पूरे की पूरी कंट्री को संभाले, यहाँ पे भी रीजन वाइज है। But the overall aim of all the police forces in the country is to provide a value for money service to ensure the safety and security of communities across the country। अब एक चीज दिमाग में बिठा लो, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कंपनी का मिशन, कंपनी का विजन या फिर किसी भी चीज का ओवरऑल एम अगर ये आपको दिया हुआ है तो मान के चलो आपको ये वैल्यूएशन करना होगा कि जिस एम के लिए ये पर्टिकुलर पुलिस लगाई गई है, क्या वो एम फुलफिल हो रहा है? यानी इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा मिशन, विजन या कोई एम या ऑब्जेक्टिव दिया हुआ होगा। आपको वो चीज ध्यान रखनी है कि इस ऑब्जेक्टिव को क्या मीट कर पा रहे हैं ये लोग। तो मैं यहाँ पे इसका एक एम जो बताया है इन्होंने, ये भी मैं लिख लेती हूँ ताकि मुझे ये याद रहे कि मुझे इस एम से रिलेटेड भी बात करनी है। तो एम क्या है इसका? पुलिस फोर्सेस का ओवरऑल एम इज एम ऑफ ऑल द पुलिस फोर्सेस, मतलब पूरे देश में जो भी पुलिस फोर्स है उसका एम क्या है? टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करोगे आप? वैल्यू फॉर मनी सर्विस। वैल्यू, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है मुझे ना, वैल्यू फॉर मनी, ये कॉन्सेप्ट होता है, राइट? तो वैल्यू फॉर मनी सर्विस ये लोग दे। दूसरा, सेफ्टी और सिक्योरिटी अक्रॉस द कंट्री, ये भी इंश्योर करें। तो दो मेरे पास एम्स हो गए, एक तो वैल्यू फॉर मनी देना, प्लस दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो मैं इसमें प्लस लगा देती हूं, ensuring safety and security across the country। ये चीजें ना लिखने से थोड़ा सा आपको दिमाग में रजिस्टर्ड रहेंगी कि हाँ भाई मुझे इन चीजों से रिलेटेड बात करनी है, तो लिखने से ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है, इसलिए इसको लिखना जरूर हाथ क्या हाथ। आगे बढ़ते हैं जी। टू सपोर्ट दिस ओवरऑल एम, all of the police forces also have the following three objectives। अब इस एम को अचीव करने के लिए, यानी ये जो हमने यहाँ पे एम लिखा है, इसको भी अचीव करने के लिए जो पुलिस फोर्सेस हैं इन्होंने अपने लिए भी कुछ और तीन ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एम है जो ओवरऑल कंट्री पे लगेगा। इस एम को अचीव करने के लिए पुलिस फोर्सेस ने तीन ऑब्जेक्टिव्स ड्राफ्ट किए। फिर ये ऑब्जेक्टिव्स है, यानी मुझे फिर देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
पहला ऑब्जेक्टिव इन्होंने क्या रखा, क्राइम रेट रिड्यूस होनी चाहिए। दूसरा, आइडेंटिफाई करो उन ऑफेंडर्स को यानी गुनहगारों को एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस। फैसला करो यार, पकड़ के लाओ ऑफेंडर्स को और फैसला करो, जजमेंट कराओ। थर्ड, टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। तो ये तो इनका मेजर ओवरऑल एम भी था कि जो कम्युनिटीज है उनको आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी करना है और उनको सपोर्ट भी करना है। तो इन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव्स रखे, मेरे लिए तीनों ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिखती हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पुलिस, ताकि मुझे याद रहे कि भैया ऑब्जेक्टिव पे भी बात करनी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पुलिस फोर्सेस। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? नंबर 1, क्राइम रेट को रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग क्राइम रेट। दूसरा, ऑफेंडर्स को आइडेंटिफाई करके जस्टिस दिलवाना, मतलब ऑफेंडर को जस्टिस नहीं दिलवाना, क्राइम में जस्टिस दिलवाना। आइडेंटिफाइंग ऑफेंडर्स एंड गेटिंग जस्टिस डन। ठीक है, स्क्रीन कट तो नहीं रहा है ना यार? नहीं, कट नहीं रहा। तीसरा तीसरा ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? तीसरा ऑब्जेक्टिव है बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन और सपोर्ट लोगों को देना, प्रोवाइडिंग बेस्ट प्रोटेक्शन। अभी मैं सिर्फ 4 वर्ड्स में लिख रही हूं, ठीक है, डिटेल में अभी अपन आगे लिखेंगे। प्रोवाइडिंग बेस्ट प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू दी कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब उनका जो भी रीजन है जिसके लिए ये पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर कोई स्टेट पुलिस फोर्स है तो अपने स्टेट के लिए आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना, मतलब कुछ हादसा घट जाए तो आप उनको फिर सपोर्ट करेंगे। Then there is a national target that 50% of the crimes should be solved within 1 year of being reported। यानी ये सारी चीजें ना जो आपको टारगेट बार बार में दिए जा रहे हैं ना, उनका पर्पस यही है आप आगे चल के ये चेक करें कि क्या ये टारगेट मीट हुआ। तो ओवरऑल कंट्री का मैं नेशनल टारगेट लिखती हूँ। नेशनल टारगेट क्या है? 50% ऑफ क्राइम्स मस्ट बी सॉल्व्ड within 1 year of getting reported। मतलब क्राइम जब रिपोर्ट हुआ है, गेटिंग रिपोर्टेड। 50% ऑफ द क्राइम्स मस्ट बी सॉल्व विद इन 1 year ऑफ गेटिंग रिपोर्टेड। जैसे क्राइम रिपोर्ट होगा, आगे आने वाले 1 साल के अंदर अंदर 50% केसेस एटलीस्ट सॉल्व होने चाहिए। उससे ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बेयर मिनिमम है। टारगेट है कि 50% तो आपको विद इन 1 year सॉल्व करने ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सालों सालों केस ही सॉल्व नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द पुलिस फोर्सेस इज रिव्यूड। यानी साल निकल जाने के बाद में जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं उनके हम जो भी परफॉर्मेंस रही है उसको रिव्यू करते हैं। एंड दिस रिव्यू प्रोसेस इज करंटली अंडर वे। चल रहा है ये रिव्यू प्रोसेस। Selected performance data for the 3 of the regions for the year ended 30th June 18 is as follows। इन्होंने आपको 3 regions का डेटा दिया है, उसके ऊपर कुछ परफॉर्मेंस में इवैल्यूएशन में काम आने वाला डेटा 3 रीजन्स का नीचे ये यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है जरा देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड इन अ ईयर, एक साल में कितने क्राइम्स हुए। नंबर ऑफ क्राइम्स सॉल्व्ड विद इन 12 months ऑफ द रिपोर्ट, 12 महीने के अंदर अंदर कितने क्राइम्स सॉल्व किए गए। नंबर ऑफ पुलिस फोर्स एम्प्लॉइज, यानी फोर्स में एम्प्लॉइज है कितने। एनुअल कॉस्ट ऑफ द पुलिस फोर्स, पूरे साल भर के कितना खर्चा होता है पुलिस के ऊपर। एंड देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन, यानी ये जो 3 रीजन्स हैं इनमें टोटल पॉपुलेशन है कितनी। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि इस डेटा पे कैलकुलेशन कैसे करें, हमें समझ में कैसे आएगा। अभी मैं एक एक तरीका तुम्हें बताऊंगी कैसे समझ में आएगा। पहले रिक्वायरमेंट देख लो। रिक्वायर्ड, explain the terms economy, efficiency and effectiveness in a value for money context। ये सिंपल क्वेश्चन है, जो केस से लिंक आप नहीं भी करो
तो भी बढ़िया चलेगा। यानी यहां पे केस के साथ लिंक करना मस्ट नहीं है। आप एक एग्जाम्पल या कुछ इस केस का इंस्टेंस दे सकते हो, लेकिन ये इस केस के हिसाब से नहीं एक्सप्लेन करना। ये आपको बिल्कुल नॉर्मली एक्सप्लेन करना है कि इकोनॉमी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होती है। तो मैं इसको आपको करना नहीं बताऊंगी, लेकिन इसको समझा देती हूँ। इकोनॉमी क्या होती है? जो भी ऑपरेशंस कैरिड आउट हो, जो भी ऑपरेशंस किए जाएं, दे आर इकोनॉमिकली हैंडल्ड, मींस सस्ते में, बेस्ट यूटिलाइजेशन के साथ। तो इकोनॉमी को आप सीधा सीधा इससे लेना कि क्या मेरे ऑपरेशंस इकोनॉमिकल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत महंगे में कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी वो अफोर्डेबल, सस्ती होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। तो इकोनॉमी सस्ते से महंगे से रिलेटेड होता है। नंबर टू, एफिशिएंसी। हमारे बंदे कितनी एफिशिएंटली काम करते हैं। दिन भर सोए तो नहीं रहते हैं। 1 घंटे के काम को 3 घंटे में तो नहीं करते हैं। वो एफिशिएंसी आएगी। यानी कि काम करने वालों में कितनी एफिशिएंसी है, हाउ आर दे परफॉर्मिंग, दैट इज एफिशिएंसी। अब आते हैं इफेक्टिवनेस पे। इफेक्टिवनेस बात करता है आउटपुट की। आपके काम करने से मेन ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है क्या, दैट इज बीइंग इफेक्टिव। मतलब कि लेबर लगी हुई है, काम कर रही है, लेकिन प्रोडक्ट बन नहीं रहा, तो एफिशिएंसी तो पुअर होगी होगी, इफेक्टिवनेस भी पुअर होगी। मतलब आपको जो प्रोडक्ट बनाना था, बन नहीं रहा, तो एफर्ट्स इफेक्टिव नहीं हो रहे। इफेक्टिवनेस को आप आउटपुट से रिलेट कर सकते हो कि भैया नतीजा क्या निकल रहा है। एफिशिएंसी को आप इनपुट से रिलेट कर सकते हो कि प्रोडक्शन में या फिर काम करने में कितनी एफिशिएंटली, कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाते हुए काम किया जा रहा है। और इकोनॉमी को आप अफोर्डेबिलिटी से लिंक कर सकते हैं। तो इन तीनों टर्म्स को 3 मार्क्स का एक्सप्लेन करना है। 6 लाइन्स से ज्यादा का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सिंपल इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशन बताओ। इकोनॉमी किसको बोलते हैं, एफिशिएंसी क्या मतलब है, इफेक्टिवनेस क्या मतलब है। 6 लाइन से ज्यादा नहीं। अब ये 6 लाइन तुम कैसे बनाओगे? मैंने सामने जो आपको एक्सेल दिखा रखी है, इसमें कई बच्चे मैंने देखे हैं जो एक्सेल में ना राइट में लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। सी दिस बिकम्स अ टास्क फॉर द एग्जामिनर टू चेक सच एन आंसर शीट। आप जो कॉलम्स है, 8-10 कॉलम्स लो, दैट इज 1 लाइन फॉर यू। उसको भरो, फिर एंटर मार के नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। यानी कि अगर मैं यहां पे पार्ट ए करना चालू करूं, मैं ऐसे लिखूं, उसके बाद में मैं लाइन चेंज कर दूं। ये दिस इज हाउ यू कैन काउंट योर लाइंस कि आपने एक पर्टिकुलर आंसर के लिए कितना एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो ध्यान रखना, फॉर एवरी 1 मार्क यू नीड टू गिव इंफॉर्मेशन इक्वल टू 2 लाइन्स। डोंट कीप इट टू शॉर्ट, डोंट कीप इट टू डिटेल्ड, रेलेवेंट आंसर इन 2 लाइन्स। तो ये तो आपको रटा रटाया जो आपके थ्योरी में है, आप उसमें से डाल के इसको कर सकते हैं। दिक्कत आएगी पार्ट बी में। तो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट देखो, उस पर अपन फोकस करते हैं। जो रटा रटाया है वो तो तुम कर ही लोगे। यूजिंग द 3 E's हेडिंग्स इन द टेम्पलेट प्रोवाइडेड। इस क्वेश्चन में ना नीचे टेम्पलेट भी था। जो 3 हेडिंग्स है वो क्या है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। Assess the performance of each of the northern, central, and southern police forces in Thailand for the year ended 30th June 2018। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तो ध्यान से रिक्वायरमेंट समझो। आपके पास 3 E's की हेडिंग है। ये क्या हेडिंग्स है? एफिशिएंसी। मैं अभी सिर्फ लेआउट बना रही हूं आंसर का, ठीक है। पार्ट बी, एक सेकेंड। पार्ट बी, मेरे पास 3 E's की क्या हेडिंग्स है? पहली इकोनॉमी, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा इफेक्टिवनेस। ये तीनों हेडिंग्स है मेरे पास 3 E's की।
अब क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। यूजिंग दी 3 E's हेडिंग्स इन द टेम्पलेट प्रोवाइडेड, मतलब नीचे इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी और ये इन्होंने प्रोवाइड किया था। असेस द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द पुलिस फोर्सेस, ये जो तीनों रीजन्स हैं इनकी पुलिस फोर्सेस की परफॉर्मेंस असेस करो। कहने का मतलब क्या हुआ? नॉर्दर्न रीजन की पुलिस फोर्स की परफॉर्मेंस असेस करो इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी के बेसिस पे। सेंट्रल रीजन की पुलिस फोर्स की परफॉर्मेंस को असेस करो इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बेसिस पे। साउदर्न रीजन की पुलिस फोर्स की परफॉर्मेंस को असेस करो इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के हेडिंग के अंडर। समझ गए? यानी कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको सीधा हिंदी करके समझो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे क्या करना है। अब आगे देखो, नीचे एक नोट भी डला हुआ है। There are 5 marks available for calculations and 12 marks available for discussion. यानी क्लियर कट क्वेश्चन ने बोला है कि आपको कुछ कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी, और ये बोल रहे हैं कि 5 नंबर कैलकुलेशन के। देखो यहीं पे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। कैलकुलेशन के 5 नंबर दे रहा है एग्जामिनर, यानी मैं 5 कैलकुलेशन करूं। यहाँ पे देखो कितना डेटा दिया हुआ है, एक मैं थोड़ा सा इसको क्लियर आउट करती हूँ। जो डेटा नंबर्स आपको दिए हुए हैं जिनसे कैलकुलेशन होगी वो कितने हैं? पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। की समझे कि एग्जामिनर जो इंफॉर्मेशन देता है आपको पक्का ये सिग्नल देता है कि आपको क्या डेटा यूज करते हुए कुछ कैलकुलेशंस करनी है। यानी मुझे इन पांचों चीजों को यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करनी है, उसके मुझे 5 नंबर दे देगा एग्जामिनर। और बाकी जो मैं डिस्कशन करूंगी उसके मुझे मिलेंगे 12 मार्क्स। अब इन 12 मार्क्स की भी गणित समझ लो। आपके पास 3 रीजन्स हैं, एक है नॉर्दर्न रीजन, एक है सेंट्रल रीजन और एक है साउदर्न रीजन। ठीक है, एक मिनट यार, मुझे देखना है ये कट तो नहीं रही है, नहीं कट रही। ठीक है, और इन तीनों पे मुझे क्या डिस्कशन करना है? इनका डिस्कशन करना है, ये और ये करना है तीनों पे। तीनों के तीनों रीजन्स की इन 3 हेडिंग्स के अंडर मुझे परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस असेस करनी है। ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ये करो कि 12 मार्क्स एग्जामिनर कैसे असाइन करेगा। तीनों की जब बात होगी, क्या वो बराबर बराबर कर देगा? तो एक सिंपल लेमैन बच्चा तो यही सोचेगा, और ठीक है, गलत भी नहीं है। 4 नंबर वो नॉर्दर्न के लिए देगा, 4 नंबर सेंट्रल के देगा, 4 नंबर साउदर्न के देगा। और 4 नंबर कोई गलत बात भी नहीं है, मैं इकोनॉमी पे भी बात करूंगी, एफिशिएंसी पे भी करूंगी और इफेक्टिवनेस पे भी करूंगी। 3 तो यही हो गए। यानी कि मेरे पास क्लियर कट एक आइडिया है कि मुझे इन्हीं तीनों पे बात करनी है, और लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन सा भी देना है, ताकि एग्जामिनर इन 12 मार्क्स को आसानी से मुझे दे सके। ठीक है, सो सबसे पहला आपको इस तरह के क्वेश्चंस में जो करना है ना, वो मिशन, विजन, एम, इनको नोट डाउन करना है, ऑब्जेक्टिव्स को नोट डाउन करना है। फिर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भाई इसमें आप परफॉर्मेंस असेस कर दो। तो ध्यान रखना, यही जो एम्स आपने सेट किए, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, वही परफॉर्मेंस असेसमेंट में काम आएंगे कि यार ऑब्जेक्टिव मीट हुआ क्या, एम मीट हुआ क्या, मिशन जो था कंपनी का क्या वो अचीव हो रहा है। इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस असेस करना। अब जो डेटा यूज किया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है, उसको यूज करते हुए हम ये चेक करेंगे कि भाई ये एम और ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और फिर उस पर कमेंट कर देंगे। तो कमेंट करना चालू करते हैं। मैं सबसे पहले तो बात करती हूँ आपके लिए उन कैलकुलेशंस की जिसके 5 नंबर दे रहा है एग्जामिनर। तो मुझे एक बार थोड़ा सा यहां से ये चीजें उड़ानी पड़ेगी। मेरी वीडियो को ना यहीं पे पॉज करके ये उतार लो, मैं हटाती हूँ इसको यहां से, ताकि मेरे क्वेश्चन के साथ साथ मैं लिख पाऊं। फटाफट से इसको उतार लो।
थोड़ा सा ना मैं इनको नीचे नीचे कर रही हूँ सो दैट मेरे पास ये जो नंबर कैलकुलेशन और ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्टिव्स, एम, ये सब आमने सामने लिखा हुआ हो। एक बार मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं, स्क्रीन बड़ा हो सकता है क्या? लेट मी चेक एक बार, देखें जरा। 17 और कंट्री कैन प्रोवाइड से आ रहा है। नहीं आ नहीं रहा, कोई बात बैठ नहीं रही। चलो छोड़ो यार, फिर इसको जितना दिख रहा है उतने पे ही करते हैं। ठीक है। चलिए जी, ओके। तो मुझे कैलकुलेशंस की बात आ रही है, तो सबसे पहले तो यार मैंने बहुत बच्चे देखे हैं पार्ट नंबर्स मेंशन नहीं करते। प्लीज डू मेंशन योर पार्ट नंबर्स इवन इफ द शीट्स आर डिफरेंट, प्लीज डू मेंशन इट। अच्छा, अब कैलकुलेशंस हम करते हैं। तीनों रीजन्स के लिए हम कैलकुलेशंस अलग-अलग करेंगे। यानी कि मैं बात करूंगी नॉर्दर्न रीजन की, सेंट्रल रीजन की, साउदर्न रीजन की। ठीक है, हम तीनों रीजन्स के ऊपर बात करेंगे और इन तीनों की ही कैलकुलेशंस कुछ-कुछ करेंगे। अब देखो जी, सबसे पहला नंबर ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड इन द ईयर। ये नंबर ऑफ क्राइम्स का मैं क्या करूं? अपने ऊपर देखो, ये ऑब्जेक्टिव्स में, एम में, या फिर ये रिडक्शन इन पुलिस कॉस्ट विल लीड टू, इन सब में कहीं भी नंबर ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड इन द ईयर का यूज हो सकता है, क्योंकि मेरे पास पहला नंबर है नंबर ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड इन द ईयर। वैल्यू फॉर मनी सर्विस इंश्योरिंग सेफ्टी, ये तो एम है, तो इसको तो मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इसके लिए यूज कर सकते हैं? नंबर ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड इन अ ईयर। क्राइम रेट क्या होती है? कितने क्राइम्स हो रहे हैं? नंबर ऑफ क्राइम्स रिपोर्टेड इन अ ईयर। लेकिन ये तो नंबर ऑफ क्राइम्स है, क्राइम रेट थोड़ी है। नंबर ऑफ क्राइम्स और क्राइम रेट तो अलग अलग चीज होती है ना। व्हाट इज क्राइम रेट? आपकी टोटल आबादी के कंपैरिजन में कितने क्राइम्स हो रहे हैं, दैट इज क्राइम रेट। 0% क्राइम रेट ओपन बोलते हैं ना। 0% क्राइम रेट का मतलब होता है कि इस स्टेट में क्राइम नहीं होता, जीरो क्राइम स्टेट है ये। तो क्राइम रेट हम पॉपुलेशन से देखते हैं, वहां पे कितने लोग रहते हैं वर्सेस कितने क्राइम्स रिपोर्ट किए जाते हैं, दैट इज क्राइम रेट। यानी मुझे पहली चीज तो मिल गई, क्राइम रेट कैलकुलेट करना। तो मैं सबसे पहले तो निकालूंगी क्राइम रेट तीनों रीजन्स की। नॉर्दर्न रीजन की क्राइम रेट कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ क्राइम्स है 112 380 डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है 22 50,000, और मुझे ये परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दिया मैंने। यानी 4.99% क्राइम रेट है। हर 100 में से 5, यानी 100 की पॉपुलेशन पे 5 लोगों के साथ क्राइम हो जाता है, दैट इज क्राइम रेट। तो मैं इसको 4.99 को 5% भी कर सकती हूँ और आप 4.99% भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकालो सेंट्रल की क्राइम रेट। ये आती है इक्वल टू लगा के करना 84,300 डिवाइड बाय 19 लाख की पॉपुलेशन। 4.43 की क्राइम रेट। तो देखो क्राइम रेट से हम अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। सेंट्रल की क्राइम रेट कम है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न रीजन, यानी नॉर्दर्न रीजन में क्राइम रेट ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट साउदर्न साउदर्न रीजन में आ जाओ। 88 620 2080,000 इंटू 100, 4.26। सबसे कम क्राइम रेट कहां पे है? साउदर्न रीजन में। तो मेरे को पहली कैलकुलेशन में तो एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा, मैंने क्राइम रेट निकाल ली। ठीक है, इसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्टिव था आइडेंटिफाइंग ऑफेंडर। यार इन सब से तो पता नहीं चल रहा। प्रोवाइडिंग बेस्ट प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द कम्युनिटी, मुझे ये भी पता नहीं चल रहा। चलो नेक्स्ट तो कुछ है ना। 50% क्राइम्स मस्ट बी सॉल्व्ड विद इन 1 ईयर ऑफ गेटिंग रिपोर्टेड। नंबर ऑफ क्राइम्स सॉल्व्ड विद इन 12 मंथ्स ऑफ रिपोर्ट। आपने 12 महीने के अंदर अंदर, रिपोर्ट करने के 12 महीने के अंदर अंदर
कितने क्राइम सॉल्व कर दिए? 56,980। टोटल साल भर में हम 112,380 के क्राइम रिपोर्टेड देखते हैं, जिसमें से 56,980 सॉल्व कर दिए जाते हैं विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। यानी मेरे लिए ये 12 मंथ्स के अंदर अंदर कितने केसेस सॉल्व हुए, इसका डेटा आ जाएगा, ताकि मैं नेशनल टारगेट से उसको कंपेयर कर सकूं। ये मेरे लिए दूसरी कैलकुलेशन है। यानी कि क्या बोलूं इसको, क्राइम रेट सॉल्विंग, नहीं, क्राइम सॉल्विंग रेट या क्राइम्स सॉल्व विद इन 1 ईयर। ठीक है, ऐसे करके इसको लिख सकते हो आप, विद इन 1 ईयर ऑफ गेटिंग रिपोर्टेड। पूरा लिखना, हाँ, मैं एक बार टाइम बचाने के लिए पूरा नहीं लिख रही हूँ। तो कितने हमने रिपोर्ट करे हुए में से कितने सॉल्व कर दिए? 56,980 डिवाइड बाय 112,380, 112,380 में से 56,980 हमने सॉल्व कर दिए, इनटू 100 करो, ओ 50.703 सॉल्व हो गए। यानी जो टारगेट था मीट हो गया। नॉर्दर्न रीजन ने तो मीट कर दिया जी। 50%, 50.7% केसेस इन्होंने 12 महीने के अंदर अंदर सॉल्व कर दिए। ऐसे ही निकालो सेंट्रल के, 48,560 आउट ऑफ 84, 300 इंटू 100, ओ 57.6% इन्होंने सॉल्व कर दिए। इनकी परफॉर्मेंस बेटर निकली यार। देन नेक्स्ट हम आते हैं फिर 46,735 आउट ऑफ 88, 620 इंटू 100, 52.73, नॉट बैड, हालांकि कम है सेंट्रल से। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये लिखना है कि साउदर्न का जो क्राइम्स, परसेंटेज ऑफ क्राइम सॉल्व्ड विद इन 12 मंथ्स ऑफ रिपोर्टिंग है, वो साउदर्न का बेटर है नॉर्दर्न से, बट सेंट्रल से कम है। ये लिखना है आपको, यही तो परफॉर्मेंस असेस कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये मेरा दूसरा कैलकुलेशन हुआ। अब अपन बात करते हैं यार, और तो मुझे कोई कैलकुलेशन ही नहीं दिख रही इसमें, लेकिन एक चीज यहां आ रही है पुलिस कॉस्ट को लेके। कैसे पता चला मुझे? ये देखो, एनुअल कॉस्ट ऑफ पुलिस यहां दे रखा है, और जबकि हमारी जो फर्स्ट लाइन है, ये मैंने अब जो येलो कर दी, रिडक्शन इन पुलिस कॉस्ट। कॉस्ट की बात तो चल रही थी, तो एक बार देखिए जरा कि एनुअल कॉस्ट ऑफ पुलिस है कितनी। अब तुम बच्चों में से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम 735, 685, 715 डायरेक्ट ही कंपेयर कर लेते हैं ना। नहीं बच्चों, वहां पे देखो, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। 735, 685, 715 डायरेक्ट एनुअल कॉस्ट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। पता नहीं ना तीनों रीजन्स में कौन सा रीजन बड़ा है, कौन सा रीजन छोटा है, किसमें कितनी आबादी है। पता पड़े कि रीजन तो बहुत बड़ा है, आबादी है वहां पे 1,000 लोगों की, तो पुलिस का बजट ऑलरेडी कम होगा, उसमें पुलिस की कॉस्ट ऑलरेडी कम होगी। यानी मुझे क्या देखना पड़ेगा? पॉपुलेशन के हर बंदे के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है पुलिस की। जैसे अपन बोलते हैं ना जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एक इंडिविजुअल देश में क्या कमाता है, ये तो सरप्लस के केसेस में होता है। लेकिन देश के ऊपर अगर खर्चे हैं, तो हर इंडिविजुअल के ऊपर ये खर्चा कितना आ रहा है, हमें ये देखना पड़ता है इसमें। यानी कि अगर हम बात करें पुलिस के कॉस्ट की, ये कहां से वसूला जाएगा? पॉपुलेशन से ही वसूलोगे, उनसे टैक्स लेके वसूलोगे। यानी इनकी कितनी कॉस्ट एक इंडिविजुअल बंदे को, देश के बंदे को बियर करनी पड़ती है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप टोटल एनुअल कॉस्ट से जजमेंट नहीं कर पाओगे, सबकी पॉपुलेशन अलग अलग है। यानी पुलिस वाले कितनी पॉपुलेशन को हैंडल कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। यू कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर दैट अमाउंट कि चलो भाई अमाउंट ही कंपेयर कर लो। नो, दैट्स नॉट अ करेक्ट बेसिस ऑफ कंपेयरिंग। मे बी सेंट्रल में, अब देखो दिख ही रहा है ना यहाँ पे, सेंट्रल में 19 लाख लोग हैं, नॉर्दर्न में पॉपुलेशन ज्यादा है, साउदर्न में बीच की है, सेंट्रल से ज्यादा, नॉर्दर्न से कम। तो अपन इनका टोटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ पुलिस पर इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, कॉस्ट ऑफ पुलिस ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें? कॉस्ट कितनी है? 735 मिलियन की, पूरा लिखना,
735 मिलियन मतलब डिवाइड बाय पॉपुलेशन कितनी है? नॉर्दर्न की तो 326.67 इतने डॉलर्स पर बंदे को बियर करने पड़ रहे हैं। यानी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल बंदे पे, एक बंदे के ऊपर $326 की कॉस्ट आ रही है पुलिस के लिए। समझ गए? तो ये तुम्हें थोड़ा-सा ना आराम से शांति से इस चीज़ को एग्ज़ाम में फ़ोकस लेना पड़ेगा कि यार मैं टोटल को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? ये तो बेसिस ही ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट वाले का भी ऐसे ही निकालो। 685 मिलियन है और पॉपुलेशन है 19 लाख्स की। यानी हर बंदे पे 360 की कॉस्ट आ रही है। सेंट्रल की तो पुलिस महँगी पड़ रही है भैया जनता पे। यानी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग का मार्जिन है। थोड़ी-सी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है सेंट्रल में। साउदर्न पे आ जाते हैं। 715 मिलियन 343 ये फिर बीच में साउदर्न है ना, बीच में लाई कर रहा है नॉर्दर्न और सेंट्रल के। यानी साउदर्न का जो खर्चा पर इंडिविजुअल उठाता है पुलिस के नाम पे, वो ज्यादा है नॉर्दर्न से लेकिन कम है सेंट्रल से। ये कमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन में मेरे को एक तो ये चीज समझ में आ गई। उसके अलावा 5 कैलकुलेशंस में अब अपन और क्या देख सकते हैं? नंबर ऑफ पुलिस फोर्स एम्प्लॉइज। अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ पुलिसमैन क्यों दे रखे हैं? 2-3 कारणों से दे सकते हैं ये लोग। आप बोल रहे हो कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कम्युनिटी को। तो जरा चेक करें कि कितने लोगों के ऊपर कितने पुलिस वाले हैं। इसलिए दिया हुआ है नंबर ऑफ पुलिस फोर्स एम्प्लॉइज। जैसे इन्होंने देखो ऊपर बोला भी था कि हमारे एम्प्लॉइज का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे अपन बोलते हैं ना कि 10,000 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला, या फिर जैसे जजेस के लिए इंडिया में हमने ये बात बहुत सुनी है, लाखों लोगों के ऊपर एक जज होता है। वही चीज पुलिस वालों के साथ भी होती है। वही चीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होती है। हम ये अपने एजुकेशन सिस्टम में भी बोलते हैं कि आईएएस, यूपीएससी, लाखों स्टूडेंट्स के लिए इतनी सी पोस्ट होती है। वही चीज आपको यहाँ पे भी कैलकुलेट करनी है कि कितने पॉपुलेशन के ऊपर कितने पुलिस वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पुलिसमैन ओवर पॉपुलेशन। नंबर ऑफ पुलिसमैन ओवर पॉपुलेशन। यार पॉपुलेशन को पूरा लिखना, पॉप मत लिख देना एग्जाम में। नंबर ऑफ पुलिस मैन कितने हैं? 11,025। कितनी पॉपुलेशन पे? बहुत बुरे हाल है भाई साहब यहाँ पे तो। 50,000। देख रहे हो, हर बंदे के ऊपर 0.0049 बंदा है। अब ये इस तरह का जब नंबर आएगा ना, तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको कि यार एक इंडिविजुअल बंदे के ऊपर कितना पुलिसमैन है, ये पुलिसमैन का नंबर क्या है ये? तो ऐसे केसेस में बेटर होता है पर 1000 की पॉपुलेशन ले लो, पर 10,000 के लोगों पे ले लो, पर 100 पे ले लो, किसी पे भी नंबर पे लो, लेकिन बयान करने वाला, बताने वाला नंबर तो हो। जैसे अगर मैं पर 100 लूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, यानी हर 100 लोगों पे 0.49 पुलिस वाला है। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। 0.49 मतलब 0.5, आधा पुलिस वाला है हर 100 लोगों पे। तो या तो ये करो कि 200 लोगों पे एक पुलिस वाला है, या तो ये ऐसे करो, वरना इसको और एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको ले लो तो पर 1000। तो हर 1000 लोगों पे 4.9 पुलिस वाले, मतलब कि 5 पुलिस वाले। हर 1000 लोगों पे 5 पुलिस वाले। यहां पे आपको ये चीज सिग्नल मिलेगी, क्योंकि नंबर ऐसा आएगा जो एक ह्यूमन बीइंग को डिफाइन नहीं करेगा। 0.0049 पुलिस वाला ओवर वन पॉपुलेशन, वन बंदा बैठा नहीं ना। तो या तो पर 100 ले लो, पर 1000 ले लो, पर 10,000 ले लो, कैसे भी ले लो, लेकिन वो नंबर है ना एटलीस्ट एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया 4.9 पर 1000 की पॉपुलेशन पे। 10,000 पे ले लो 49 आ जाएंगे, वो भी चलेगा। यानी कि हर 1000 पे 5 पुलिस वाले, हर 10,000 पे 50 पुलिस वाले।
ये 4.9 को आप 5 ले सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं एक बार लिख भी देती हूँ ब्रैकेट में। On every 1000 individuals in the population, there are approximately 5 पुलिसमैन। ठीक है? इसका मतलब ये है। ऐसे ही हम बाकियों का भी निकाल लेते हैं। चलो, इनके पुलिसमैन कितने आ रहे हैं? 10,300 है और पॉपुलेशन है टोटल 19 लाख की। लेकिन ये फिर नंबर अजीब सा आएगा, तो मैं इसको पर 1000 ले लेती हूँ। 5.42 आएगा, 5.5 पुलिस वाले। 10,000 पे ले लेना, 54 पुलिस वाले आ जाएंगे। पर बेसिस एक ही रखना, एक का 1000, दूसरे का 10,000 मत करना। या तो सबका 1000 करना, या फिर सबका 10,000 10,000 10,000 करना। साउदर्न पे भी आ जाते हैं। साउदर्न पे 11,060 और पॉपुलेशन कितनी है भाई? 2080,000। ओह! भाई साहब ये डेंजरस है। मैं 1000 ले रही थी ना? हाँ, 1000 लिए मैंने। तो 5.31 पुलिसमैन। ठीक है जी, यानी कि हमने नंबर ऑफ पुलिसमैन कितने दे रखे हैं? सबसे अच्छे हमने दे रखे हैं सेंट्रल में। तो कॉस्ट भी सेंट्रल में ही सबसे ज़्यादा आ रही है। इसीलिए ज़्यादा आ रही है। पॉपुलेशन पे देखो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पुलिसमैन जो आ रही है ओवर पॉपुलेशन, यानी हर बंदे के ऊपर $360 पड़ रहे थे। अपने आप ही पड़ेंगे यार, तुमने हर 1000 पे 5 बंदे डाल रखे हैं, 5.5 बंदे। तो डायरेक्ट कोरिलेशन आ गया ना इसका। और इसी वजह से नहीं, पर फिर कमाल की बात देखो ये भी है। अच्छा देखो, फिर ये देखो, क्राइम भी विद इन 1 ईयर सॉल्व कर रहे हैं। हाईएस्ट रेट सेंट्रल की उसमें भी है। तो सेंट्रल के डेटा को थोड़ा ध्यान से देखो, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहली चीज, इनके हर 1000 लोगों पे, सेंट्रल में हर 1000 लोगों पे 5 पुलिसमैन हैं, 5 पुलिस वाले हैं। इसकी वजह से ये एक साल के अंदर अंदर सबसे ज्यादा क्राइम सॉल्व कर रहे हैं। 57.6% क्राइम सॉल्व कर रहे हैं ये। इनकी जो क्राइम रेट है वो भी नॉर्दर्न से कम है, क्योंकि पुलिस वाले ज्यादा हो गए ना पॉपुलेशन के बदले। लेकिन कमाल की बात यह है, साउदर्न की जो क्राइम रेट है वो इनसे भी कम है। इसका मतलब ये हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि जितने ज्यादा पुलिस वाले होंगे उतना ही क्राइम रेट कम होगा। दैट इज डिफिकल्ट टू से। बट एनीवेज, अब कमिंग बैक टू द कैलकुलेशन पार्ट। अब आपने यहाँ पे क्या क्या कर लिया? हमने कॉस्ट ऑफ पुलिस ओवर 1 इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन ले लिया, हमने क्राइम सॉल्व ले लिया, क्राइम रेट ले लिया, नंबर ऑफ पुलिसमैन ले लिए हमने। तो यार आइडियली मैं तो ये 4 ही कैलकुलेशन करके आती। अब अगर आपको सॉल्यूशन में कोई और नई कैलकुलेशन दिखती है, वो एग्जाम में आपको याद नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, 1 नंबर कट जाएगा उसका। लेकिन फिर भी आपको इसमें एक कैलकुलेशन और समझाती हूँ जो एग्जामिनर ने रेकमेंड करी, जो आइडियली अगर मैं भी होती तो नहीं शायद क्लिक कर पाती, कि एक पुलिसमैन यहाँ पे कितने केसेस सॉल्व करता है। और वाकई ये बड़ा अच्छा पॉइंट था, मैं भी एग्जाम में होती तो शायद मिस कर जाती। ये एफिशिएंसी से रिलेटेड पॉइंट है। हम जो 3 E's पे परफॉर्मेंस असेस करेंगे, उसमें एफिशिएंसी यही तो बोलती है कि आपके बंदे कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो अगर सच्चाई देखी जाए तो हर पुलिसमैन केस सॉल्व करने में या फिर कितने केस सॉल्व कर रहा है, ये पता लग जाए तो ठीक रहे ना। यानी कि केसेस सॉल्व बाय ईच पुलिसमैन, या 1 पुलिसमैन पर पुलिसमैन, पर पुलिसमैन। कितने केसेस सॉल्व हुए हैं इनके 12 मंथ्स के अंदर अंदर? 56,980। टोटल नंबर ऑफ पुलिसमैन कितने हैं इनके? 11,025। यानी एक पुलिसमैन 5.16 केसेस सॉल्व करता है। तो एफिशिएंसी इसी से निकलेगी ना। तो तुम्हें थोड़ी चीजें कुछ पढ़ने से भी आ जाएंगी। आगे आ जाते हैं फिर वापस से, कितने केसेस सॉल्व हुए? 48,560 विद इन 12 मंथ सॉल्व हुए, वो ले रहे हैं हम। और इनके नंबर ऑफ पुलिसमैन है 10,300। 4.71। तो सेंट्रल में देखो, बंदों की एफिशिएंसी तो खराब है साहब। भले ही बंदे जल्दी 57.6% केसेस सॉल्व हो रहे हैं, भले ही क्राइम रेट कंपैरेटिवली नॉर्दर्न से कम है, फिर भी एफिशिएंसी के मामले में सेंट्रल मात खा रहा है। एफिशिएंसी यानी कि एक पुलिसमैन नॉर्दर्न में 5.16 केस सॉल्व कर देता है, सेंट्रल में 4.71 केसेस ही सॉल्व कर रहा है। यानी एफिशिएंसी के मामले में सेंट्रल इज गोइंग डाउन।
अब आ जाओ साउदर्न पे। तो साउदर्न के नंबर ऑफ केसेस जो सॉल्व हुए वो थे 46, 735। कितने पुलिसमैन है? 11,060। ये बीच में ही है यार। अरे नहीं नहीं, बीच में नहीं है। ओ, सबसे पुअर परफॉर्मेंस में साउदर्न बैठी है भाई। 4.22 केसेस सॉल्व कर रहा है हर पुलिस वाला। मोस्ट इनएफिशिएंट। चलो जोक्स अपार्ट। तो अब मोटा मोटा हमने ये 5 एडजस्टमेंट्स कर दी। अब इसका आंसर स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप बात करोगे नॉर्दर्न रीजन की। नॉर्दर्न रीजन में अब आप फिर से 3 हेडिंग डालोगे। सबसे पहले इकोनॉमी पे बात करोगे, फिर एफिशिएंसी पे बात करोगे, और फिर इफेक्टिवनेस पे बात करोगे। अब मैं जो बोल रही हूं आपको लिखना है। नॉर्दर्न की इकोनॉमी पे अपन आते हैं। इकोनॉमी का क्या बताया था मैंने अभी कि आपको खर्चे से रिलेट करना है। नॉर्दर्न ये रहा, इकोनॉमी मतलब खर्चा, ये खर्चा 326। ये 326 सबसे कम है, यानी कि 360, 343 के कंपैरिजन में नॉर्दर्न का जो खर्चा है ओवर द पुलिसमैन वो लीस्ट है, यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल आप बोल सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या? अब मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। The cost of policemen over an individual of the population is the least of the northern region. It is $326 per individual of the population, whereas this cost of police over each individual of the population is 360 in case of central and $343 in case of southern. That means 326.67 being the lowest, we can say, or it can be said that the northern region is working most economically. ठीक है। अब जब आप सेंट्रल और साउदर्न की इकोनॉमी पे बात करोगे तो अब आप क्या बोलोगे कि सबसे ज्यादा महंगी किसकी है? सेंट्रल की। यानी कि सबसे मोस्ट अनइकोनॉमिकल कौन चल रहा है? सेंट्रल। जब आप साउदर्न की इकोनॉमी की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे? द इकोनॉमिकल एफर्ट ऑफ साउदर्न इज better than central, means it is working more economical as compared to central, but still it is costing more as compared to northern. तो ये आपके इकोनॉमी 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 तीनों के हुए। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट चीज पे, एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी मैंने क्या बोला था? हमारे बंदे, यानी कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, प्रोडक्शन और यहाँ पे जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो कितनी एफिशिएंटली काम करते हैं, यानी कि वो वेस्टेज नहीं करते हैं, यानी अपने अपने काम में बहुत निपुण है। निपुण ज्यादा शुद्ध हिंदी होगी क्या? बड़े एक्सपर्ट्स हैं। तो हम एफिशिएंसी को किससे लिंक करें? एफिशिएंसी को सबसे पहले तो यहां से लिंक करो कि इन्होंने क्या नेशनल टारगेट मीट किया। एफिशिएंटली काम कर रहे हो तो टारगेट तो यार अपन ले सकते हैं इफेक्टिवनेस में। चलो टारगेट को छोड़ते हैं, उसको इफेक्टिवनेस में लेते हैं। तो इसमें हम आके सीधी सीधी बात क्या करें, इनके और एफिशिएंसी में ले सकते हैं यार वो भी, ये एफिशिएंट तो है तभी तो इतने केसेस सॉल्व कर पा रहे हैं। चलो लिंक करके लिखते हैं। ये आ जाओ एफिशिएंसी में, सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? 5.17 वाले, नॉर्दर्न वाले। इन्होंने, हर पुलिसमैन ने 5.17 केसेस सॉल्व किए। सबसे इनएफिशिएंट कौन रहा? साउदर्न वाला। जबकि एक चीज पे इसमें और कमेंट करना एफिशिएंसी के साथ साथ, क्राइम रेट सबसे ज्यादा नॉर्दर्न में है। ये देखो, क्राइम रेट सबसे ज्यादा इसकी है, बावजूद इसके सबसे ज्यादा केसेस। पर ये भी बोल सकते हैं यार क्राइम रेट ज्यादा है तो केसेस सॉल्व करने को भी ज्यादा मिले ना। इनके क्राइम रेट भी कम है तो केसेस पे एफिशिएंसी भी कम है। पॉपुलेशन पे भी आप इसका कनेक्ट डाल सकते हो। उसके अलावा आप एक चीज पे और एफिशिएंसी पे डालना, यहां पे 50.7% इन्होंने केसेस सॉल्व किए, 57.6 सेंट्रल ने सॉल्व किए, 52.74 साउदर्न ने सॉल्व किए। यानी ये तो आउटपुट में ले लूं, इफेक्टिवनेस पे ले लूं, पर इसको तुम एफिशिएंसी में भी लिंक करना। कैसे लिंक करोगे? सुनो, नॉर्दर्न की जब बात करें, इसके जो पुलिसमैन है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। द पुलिसमैन ऑफ द नॉर्दर्न रीजन आर द मोस्ट एफिशिएंट
because of 5.17 being the cases solved by per policeman. But को ना हम इन आंसर्स में however लिखते हैं. However, attention must be given to the crime rate in northern, which is the highest. The crime rate in northern is highest. Number of policemen over population or per thousand of population is the lowest. यानी कि हर 1000 बंदों पे सबसे कम पुलिस वाले नॉर्दर्न में है, हर 1000 बंदों पे पुलिस वाले सबसे ज्यादा सेंट्रल पे है. तो अगर मैं नॉर्दर्न की बात करूं, सबसे कम पुलिस वाले हैं, बावजूद उसके ये लोग केसेस सबसे ज्यादा पर पुलिसमैन सबसे एफिशिएंटली ये लोग सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि आपको जो इसमें लिखना होगा वो लिखना होगा इसी पर्सपेक्टिव से कि भाई एक पुलिस वाला कितने केसेस सॉल्व कर रहा है, हर 1000 लोगों पे कितने पुलिस वाले हैं. अगर एक पुलिस वाले के ऊपर बहुत सारे लोगों का लोड होगा, वो अपने आप ही बहुत ज्यादा केसेस नहीं सॉल्व कर पाएगा. तो यहाँ पे 5 ही पुलिस वाले हैं हर 1000 लोगों पे, जबकि यहाँ देखो 5.42, 5.32, बावजूद उसके ये लोग कम केसेस सॉल्व कर पा रहे हैं. हालांकि आपको फिर भी ये चीज लिखनी पड़ेगी कि क्राइम रेट यहाँ पे ज्यादा है नॉर्दर्न में, तो जहां क्राइम रेट ज्यादा होती है ना, वहां पे केसेस भी सॉल्व करने को ज्यादा मिलेंगे. तो ये भी चीज आपको लिखनी पड़ेगी. However, the crime rate in the northern region is the highest, which gives a chance to the policemen to solve the cases at a higher rate. But considering only 4.9 policemen over 1000 people of the population, still their efficiency is the highest by attaining the maximum number of cases solved per policeman. ठीक है, ये तो आप बात करेंगे एफिशिएंसी में, जैसे नॉर्दर्न की करेंगे वैसे ही आप सेंट्रल और साउदर्न की भी करेंगे, इनको कंपेयर करके. कैसे, देखो सेंट्रल की बात करते हैं. 4.71 कम एफिशिएंसी है नॉर्दर्न से, लेकिन ज्यादा है साउदर्न से, ये लिखना है. They are comparatively better than southern, but still their efficiency is below the northern region. However, it must be noted that on every 1000 people of population, 5.42 policemen are assigned in central region. Irrespective of that, more policemen are assigned on every 1000 of population, lesser number of cases are being solved by each policeman. This clearly is an evidence of lack of efficiency. ठीक है, फिर आप साउदर्न पे भी यही कमेंट करोगे कि साउदर्न पे एफिशिएंसी सबसे मिनिमम है, इनकी पर 1000 लोगों पे पुलिसमैन ज्यादा है नॉर्दर्न से, बावजूद उसके इनकी एफिशिएंसी इज लेसर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न रीजन. ओके, लास्ट पे आते हैं अब अपन इफेक्टिवनेस पे. इफेक्टिवनेस क्या था, आउटपुट से रिलेटेड. यार जो मैं करना चाह रही हूं मैं वो कर पा रही हूं, दैट इज इफेक्टिवनेस. एम आई इफेक्टिव? तो इफेक्टिवनेस में हमारा जो टारगेट था हम उसको देखेंगे. क्या टारगेट था भाई, 50% केस सॉल्व किए क्या 12 महीने के अंदर अंदर, दैट इज बीइंग इफेक्टिव. तो इफेक्टिव तो देखो तीनों ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, सेंट्रल रीजन. इसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज आ रही है जो एक साल के अंदर अंदर केसेस सॉल्व करे. बट फिर ध्यान रखना, बंदों की एफिशिएंसी नहीं है, क्राइम रेट कम है. तो आपको यही चीज लिखनी है. हाउएवर इट मस्ट बी क्लियरली टेकन इनटू कंसीडरेशन दैट द क्राइम रेट इज लेसर इन सेंट्रल रीजन. The number of policemen over per 1000 of population is the highest with central. So crime cases getting solved within 1 year can be related to it that they are highest in all the three. तो हमने ये सारे कमेंट तो एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस पे कर दिए. अब मैंने आपको जैसा बोला था कि जब भी क्वेश्चन आपको कुछ भी दे वो यूज जरूर करना. हमने ये तो कभी यूज ही नहीं किया, तो ये हमें बीच में यूज करना होगा. कहां पे, कॉस्ट रिडक्शन की वजह से क्या पुलिस ऑफिसर्स कम होंगे, क्या पुलिस ऑफिसर्स का मॉरल डाउन होगा, बिल्कुल होगा. कैसे पता चलेगा, ये जो चीफ बोल रहे थे कि जैसे ही आप इनके ऊपर खर्चा कम करेंगे, ये देखो कॉस्ट ऑफ पुलिस यहां पे 326 है, सबसे कम है. यहां पे अगर आपने इन पे खर्चा और कम करने की कोशिश की
तो ये जो क्राइम रेट सबसे ज्यादा आ रही है ना, यानी लेवल ऑफ सर्विस वो दे रहे हैं ना, वाकई कम हो जाएगी, क्राइम रेट और बढ़ जाएगी। ये देख लो, दिख रहा है ना यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट नॉर्दर्न रीजन में पुलिस वालों की आ रही है, तो क्राइम रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। नंबर ऑफ ऑफिसर्स भी कम हो जाएंगे, अभी ऑलरेडी 1000 पे से 4.9 है, ये और कम हो जाएंगे। तो क्लियर कट दिख रहा है कि आप अगर खर्चा इसका और कम कर दोगे तो नंबर ऑफ पुलिसमैन भी रिड्यूस होंगे और उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी नीचे जाएगी। तो ये चीफ साहब बात तो सही कह रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर बजट डेफिसिट की और सेविंग की बात की जा रही है तो आप यहां थोड़ी सी सेविंग कर सकते हैं इन दोनों में। क्यों? कहां 326 का पर पुलिसमैन का खर्चा, सॉरी पर इंडिविजुअल पॉपुलेशन के बंदे का खर्चा, कहां 360, कहां 343। यार इनका थोड़ा कर्टेल कर दो ना, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई पे है। उसी देश में एक जगह के पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स के ऊपर पुलिस वालों की कॉस्ट आती है 326 की, दूसरे में आती है 360 की। 360 वालों में कटौती कर दो थोड़ी बहुत, अगर कुछ इसमें छोड़ के भी चले जाएंगे तो भी ये नंबर पर 1000 बहुत ज्यादा है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? द आर्ग्यूमेंट ऑफ द चीफ related to lowering down the cost spent on police is correct to some extent. It can be seen from the data of northern as well as southern region. When northern region only 326 amount is spent on per policeman over per population individual. Because of this, lower policemen are there on every 1000 of population. Lesser number of police officers can be clearly seen in this case. Their reduced level of service can further be noticed by the higher crime rate in the northern region. On the other side, talking about the central region, there are 5.42 policemen over 1000 of population. Their cost on an individual in the population is $360, which is the highest. Because of this, their morale can be said to be high, thereby reducing the crime rate to a certain extent. But still, there is a scope of reduction in cost of the central policeman because it's already the highest, 360 पे चल रहा है। 343 में भी थोड़ा बहुत आप कॉस्ट कटेलमेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 5.32 बंदे हैं ऑन एवरी 1000 पॉपुलेशन पीपल। इस तरह से आप इसका आंसर ड्राफ्ट करेंगे। तो ये चीजें तीनों की तीनों, यानी कि नॉर्दर्न में ये तीनों, उसके बाद में आप बात करेंगे सेंट्रल पे यही तीनों, फिर आप बात करेंगे साउदर्न पे यही तीनों, और लास्ट में एक जो पुलिस का चीफ बोल रहा था उसके ऊपर एक जनरल कमेंट। फिर एंड में इसका एक कंक्लूजन जरूर देना। आप कंक्लूजन में क्या देंगे? कंक्लूजन में ये देना कि यार सारी बातें ठीक है, बट विच डिवीजन इज परफॉर्मिंग बेटर देन द अदर इज डिफिकल्ट टू असेस or to decide why. Northern is good in economy but not in efficiency, मतलब जो भी जिसमें भी अच्छा नहीं आ रहा था। Somebody is good in efficiency, not in economy, यानी एक ही डिवीजन तीनों में तो परफेक्ट नहीं आ रहा। यही चीज आपको एक बार एंड में लिखनी भी है कि इन तीनों के ऊपर एक डिवीजन परफेक्ट में या बेस्ट में नहीं जा रहा। Northern is good at one area, is not doing well in the other। 3E की हेडिंग, they are doing good in one or the other is, ये वाला ई। ठीक है, तो इसका एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो अब अंग्रेजी लिखनी है, जो मैंने समझाया है उस पे स्ट्रक्चर इसको अच्छे से करना। बट आई होप आपको ये क्वेश्चन अब करना कैसे है ये जरूर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए अब ये बचती है कि इसी क्वेश्चन को अब अच्छे से एक बार लिख के करना। कोई भी डाउट आए तो मैं हूं ना। चलो भाग जाओ, बाय बाय एंड टेक केयर।